नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इस समय दीपावली बीती है, तो दीपावली के समय एक दीपावली चर्चा में आ गई है जिसका नाम है मौन दिवाली। ये तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है इरोड। इस जिले में लगभग उसके आसपास के 7 गांव हैं। 7 गांव के लोग इकट्ठा हुए और वहीं इरोड जिले में एक पक्षी अभ्यारण्य से वहीं पर मौन दिवाली मनाए। ये मौन दिवाली है क्या? बिना पटाखा का। इसमें हुआ क्या था, लगभग 900 से अधिक परिवार शामिल हुए थे। 900 से अधिक परिवार शामिल हुए थे। इसमें जो बच्चे थे उनके लिए नए वस्त्र खरीदे गए और वो नए वस्त्र पहने थे और उसके बाद अब फुलझड़ियाँ सिर्फ लिए थे हाथ में। देखिए फुलझड़ी जला रही हैं। सिर्फ फुलझड़ी और नए वस्त्र से ही दीपावली मनाई गई, बिना पटाखे की। इनका उद्देश्य यही था कि प्रकृति को संरक्षण करना, जो शांत प्रिय माहौल है उसे शांत प्रिय रहने देना। 22 वर्षों से इन समुदायों ने दिवाली के लिए संरक्षण केंद्रित दृष्टिकोण चुना है। उत्सव को फुलझड़ियों और बच्चों के लिए जो नए कपड़े हैं उसी के साथ ये लोग मना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौन दिवाली कहाँ मनाई गई? हाल में तमिलनाडु का जो इरोड जिला है वहां पर मनाया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। 2 कम्युनिटीज के बारे में दिया है, एक का नाम है एयो, एक का नाम है सुमिस। ये नागालैंड में है। दोनों कम्युनिटीज नागालैंड में है। ये चर्चा में क्यों आ गई? ये सफल जो फसल होते हैं, फसल के जो बीज होते हैं उसके जो चक्रीय क्रम होते हैं उसका संरक्षित करते हैं। चक्रीय क्रम मतलब कि एक फसल आज लगा दिए तो दूसरी फसल लगा दिए, फिर तीसरी फसल, मतलब बदल बदल के फसल लगाते हैं और उसके बाद जो बीज होता है उसको संरक्षित करके रखते हैं। तो इसलिए चर्चा में आ गए हैं। परंपरागत रूप से ये जो कृषि है, एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान समुदाय है। इसका नाम है एयो और सुमी। ये नागा समुदाय से रखते हैं। ये झूम कृषि करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि झूम कृषि होती क्या है। जैसे कि ये लोग जंगल में रहते हैं, तो फिर जंगली एरिया में जो कुछ छोटे छोटे वृक्ष होते हैं और वनस्पति होते हैं उसको काटते हैं। काटने के बाद उसको जला देते हैं। जला देने के बाद इसको लकड़ी का हत्था या कुदाल बनाते हैं, उससे ही इसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद इसकी बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद जो फसल इसमें से उपज जाती है, उपजने के बाद फिर इस लैंड को छोड़ देते हैं, इस भूमि को छोड़ देते हैं। फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। रहने के बाद वहाँ के लैंड को जो खरपतवार, छोटे वृक्ष है उसको कटाई करते, फिर खेती करते। इस तो जो झूम कृषि है इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफाई करके एक बार खेती करते, फिर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया झूम खेती। तो एओ समुदाय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फिगर देख लीजिए, 2 दिया है, एक सुमी समुदाय से है और एक एओ समुदाय से। ये दोनों ईसाइयत को अपना लिए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो एओ नागा समुदाय है, नागालैंड का एक जिला है जिसका नाम है कोको कंचुंग जिला। उस जिले में रहते हैं। ये खुद को एओर घोषित कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि वे जो दीखू नदी है उसके पार से आए हैं। वहीं पर अगल बगल में दीखू नदी है, उसके पार से आए हैं। वे पश्चिमी शिक्षा को शामिल करते हुए ईसाई धर्म को अपनाने वाले पहले नागा बने थे, जिसका नाम है एओ समुदाय। ध्यान रखिएगा, एओ और सुमी समुदाय कहाँ से संबंधित है? अभी चर्चा में रही है, नागा समुदाय से संबंधित है, तो इसलिए चर्चा में आ गई है। इनका 2 त्यौहार होता है। एक त्यौहार को कहते हैं ये लोग थेमो आसू महोत्सव। ये कब मनाया जाता है? जब मई स्टार्ट होता है शुरुआत में तब मनाते हैं। जब ये फसल की बुआई करते हैं तब एक बार मनाते हैं त्यौहार, जिसे बोलते हैं थेमो आसू महोत्सव। और उसके बाद जब समुदाय फसलों की कटाई करते हैं तो एक त्यौहार दूसरा मनाते हैं जिसका नाम है तुंग रेमोंग महोत्सव मनाया जाता है। किसके द्वारा? एओ नागा समुदाय के द्वारा। और सुमी के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो यहाँ पर देखिए, फिगर देख लीजिए, ये सुमी समुदाय है और यहाँ पर ये है एओ समुदाय से, कम्युनिटीज की महिलाएं हैं। सुमी से एक प्रमुख नागा जाति समूह है जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड के जोहेन बोटो जिले और एक न्यूलैंड जिला है वहाँ के कुछ हिस्सों में ये लोग फैले हुए हैं। यह एसटी कम्युनिटी बन गई है। एसटी मतलब कि जो ईसाईयत धर्म के अंदर एसटी कम्युनिटी में आते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत इन्हें मान्यता दी गई है। सुमिस पैतृक धर्म, इनका धर्म है कि प्रकृति पूजा करना। ये प्रकृति का पूजा करते हैं। 99% जो सुमिस हैं 99% तक ये ईसाईयत को अपना लिए हैं, यानी ईसाई धर्म को अपना लिए। सिर्फ 1% है जो अन्य धर्मों को अपनाए हुए हैं। उसमें बहुत कम लोग अभी भी हैं जो जीववाद का अभ्यास करते हैं। तुलिनी जो 8 जुलाई सुमिच के लिए बहुत महत्व त्यौहार रखता है। इनका भी एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है जिसका नाम है तुलुनी, जिसे 8 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 8 जुलाई को ये लोग सेलिब्रेट्स करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुमी और एओ, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बन जाएगा।
ये जो जाति समूह या नृजाति समूह है ये किस भारत के पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। नेक्स्ट, एक बीमा जमानत बांड है, ये चर्चा में आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल ऑपरेटर ट्रांसफर्स के लिए बैंक गारंटी के स्थान पर, यानी कि जो बैंक की गारंटी दी जाती है उसके स्थान पर जो बीमा जमानत बांड है इसे स्वीकार कर लिया है, इससे लाभ क्या होगा? जो सड़क के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे हैं उसमें और भी बेहतर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि तरलता को बढ़ावा देना। जो राजमार्ग है इसको जो इसका डेवलपमेंट है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि जो निजी लोग हैं उनको भी इसमें भागीदार बनाना और प्रोत्साहित करना कि जो व्यापार मार्ग है आसानी से डेवलप हो सके और जो व्यापार है उसको करने में आसानी हो सके। तो जो बीमा जमानत बांड है, सबसे पहले तो इसको जानते हैं, बीमा जमानत बांड। ये बीमा जमानत बांड है क्या? एक तरह से वित्तीय गारंटी है, एक तरह से जो फाइनेंशियल गारंटी है। किस प्रकार से काम करता है? ये लीगल है। जैसे कि लीगल क्या है? जैसे आपको कोई पैसा दिया, आप बैंक से ब्याज कर्ज ले लिए, तो जो आपका एक मूलधन होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक होता है आपका इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज होता है। मतलब कि मूलधन भी आपको देना पड़ता है और उसके बाद ब्याज भी देना पड़ता है। यदि आप किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपको जो मूलधन है वो अनिवार्य रूप से चुकाना ही पड़ेगा। ये कानूनी रूप से बाध्यता है, अन्यथा आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। आपको जो मूलधन है उसको चुकाना ही पड़ेगा। यदि आप इसे नहीं चुका पाते हैं तो आप जेल में जाएंगे। जो आपको छुड़ाने आएगा वो एक जमानत के रूप में काम करेगा। वो आपका जो जमानतदार होगा एक जमानत बांड के रूप में काम करेगा कि मतलब कि ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इनके बदले में जो आपका जमानत करने आएगा तीसरा पक्ष, एक तो बैंक हो गया जो पैसा देता है, एक कर्जदार हो गया जो ले रहा है, और तीसरा पक्ष इसमें आ जाएगा जो जमानतदार होगा, जो जमानत करवाएगा इसका। तो उसे मूलधन जो है, जो मूलधन पैसा है वो इसे तीसरे पक्ष को देना होगा। इसीलिए लाया गया है जो बीमा जमानत बांड लाया गया है, ताकि जो पैसा डूबते हैं उसे संरक्षित किया जाए। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो एक अद्वितीय प्रकार का बीमा है। यह 3 पक्षी समझौता है। 3 पक्षी मतलब 3 लोगों के बीच में है। तो यह था जमानत बांड के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक दिया है एटनबरो एकिडाना। यहाँ पर देखिए, जाग्लोसस एटनबोरी एक लंबी चोंच वाले एकिडाना है। एक देखिए, एक प्रजाति है लंबी चोंच वाली, इसकी लंबी चोंच है, जिसका नाम डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रकृति विज्ञानी है, जिसे आखिर बार 1961 में खोजा गया है। ध्यान रखिएगा, 1961 में देखा गया था आखिर बार। इंडोनेशिया के एक सुदूर क्षेत्र में इसका डिस्कवरी की गई है। यह एक मायावी प्राणी है यानी रात्रिचर है। रात में अपना चारा करते हैं, टहलते हैं, सब कुछ करते हैं। एकांत प्रिय प्रकृति पक्षी है, मतलब कि इसे शांति चाहिए और एकांत अवस्था चाहिए। इस जीव को एकांत अवस्था चाहिए। इंडोनेशिया के पापुआ के पास एक साइक्लोस पर्वत है, ध्यान रखिएगा, एक साइक्लोस पर्वत है, वहीं पर यह पाया जाता है। तो जो एकिडाना है ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के एक सुदूर क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है पापुआ के पास, जिसका नाम है साइक्लोस पर्वत। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया 2 तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, एक साइक्लोस पर्वत को लेकर, एक एकिडाना को लेकर। और भी अगर इसके बारे में जानकारी के बारे में देखें तो कुछ और भी खोज हुई है इंडोनेशिया के पास। जैसे पेड़ पर रहने वाले जो झींगा होते हैं, 2008 के बाद से अदृश्य हो गए थे, और उसका शहद खाने वाली एक पक्षी है, और कई प्रकार के जो पूर्व अज्ञात भूमिगत प्रजाति हैं उसका भी पता चला है इस खोज से, एकिडाना के साथ ही। जो एटनबरो नेमसेक प्रजातियां, जैसे कि सर डेविड एटनबरो हैं, इन्हीं के नाम पर विभिन्न प्रजातियों का नाम रखा गया है, जिसके बारे में उन्होंने खोज किया है। तो आइए जानते हैं जो डेविड एटनबरो हैं। डेविड एटनबरो ब्रिटिश, यह एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश प्रकृतिवादी प्रसारक डेविड एटनबरो, जो प्राकृतिक इतिहास, पर्यावरण संरक्षण और उनके व्यापक योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। वह कई वर्षों तक अभूतपूर्व वन्य जीव वृत्त चित्रों और श्रृंखलाओं का चेहरा रहे हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाते हैं। जो आश्चर्य हो गए हैं, जो विलुप्त हो गए हैं, उन चीज़ों का ही पता लगाते हैं। एटनबरो का काम है संरक्षण की जो तत्कालिकता है उस पर जोर देना, कि कोई भी प्रजाति अगर विलुप्त हो रही है तो उसे तुरंत ही संरक्षित किया जाए, ताकि जो वैश्विक दर्शक हैं दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र की सुंदरता और महत्व के बारे में शिक्षित हो सके, जो दर्शक हैं वो शिक्षित हो सके और से अधिक जो हैं जीव हैं उसे बचा सके। तो ये था एटनबरो के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिया है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। यह एक तकनीक है जो भूकंप की जो प्रारंभिक चेतावनी होती है वो मोबाइल पर एक अलर्ट मैसेज के बारे में बता देता है।
तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने इसे चेक किया और गूगल का एक एंड्रॉयड ऐप भी है, उसके माध्यम से वो भी अलर्ट सिस्टम भेज देता है। तो जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन में जो भूकंप आया था उस पर ये अलर्ट सिस्टम भेजने में विफल रहा, मतलब कि वो इसे अलर्ट सिस्टम भेज नहीं पाया। यहाँ पर देखिए, ये है दिल्ली एनसीआर का रीजन, यहाँ पर 3.4 के मैग्नीट्यूड से भूकंप आया। तीव्रता में को मापा जाता है मैग्नीट्यूड से, और जो उसका भूकंप है उसकी जानकारी सिस्मोग्राफ पर मिलती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि कैसे ये फैल रहा है। एनडीएमएस यानी कि नेशनल आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इसके द्वारा परीक्षण किया गया तो पता चला कि जो CBSA है यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, ये उत्तर भारत में अलर्ट भेजने में विफल रहा। जो भूकंपी घटनाएं देखने को मिली है दिल्ली एनसीआर रीजन में, दिल्ली एनसीआर रीजन में जो भूकंप के झटके आए थे 3.4 मैग्नीट्यूड्स यानी कि तीव्रता के। भूकंप के झटकों के दौरान जो NDMA है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है sismo.government.in वेबसाइट, ये क्रैश हो गई थी। जब क्रैश हो गई तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये नहीं दे पाई। गूगल एंड्रॉयड्स भूकंप जो से ऐप बनाया गया है वो भी पूर्व चेतावनी प्रणाली, भारत नेपाल के पास जो भूकंप आए थे, भारत और नेपाल बॉर्डर के पास जो भूकंप आए थे नेपाल में, बहुत ही तगड़ा भूकंप था, तो उसका तो अलर्ट भेज दिया था। लेकिन दिल्ली में जो भूकंप की तीव्रता थी उसका तीव्रता कम था, 3.4 था। वो अलर्ट भेजने में जो गूगल का एंड्रॉयड भूकंप ऐप है वो भी फेल कर गया, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। तो इस सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो NDMS यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है। यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो सरकार को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में आया था के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर, मतलब दिल्ली एनसीआर के पास जितने भी मोबाइल लोग यहाँ पर लोग रहते हैं उनके मोबाइल डिवाइस पर एक अलर्ट यानी प्रारंभिक चेतावनी भेज देता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है या भूकंप की संभावना है। लेकिन अभी तो ये जो संदेश है, मैसेज है, उसे भेजने में फेल कर गया था। दूरसंचार विभाग का एक डिपार्टमेंट है CDOPS, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे गंभीर मौसम की चेतावनी देने, सार्वजनिक सुरक्षा और मैसेज निकासी नोटिस और अन्य आपातकालीन जानकारी के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट देने के लिए इससे डिज़ाइन किया गया है कि इसको सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को, इसके बारे में याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं NDMS के बारे में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2005 में। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी कि जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर्स है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से किया गया है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि एक एक्ट के द्वारा इस अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो NDMS यानी नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो PM होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं। चमड़े की कठपुतली है जो चर्चा में आ गई है। चमड़े की कठपुतली आंध्र प्रदेश का एक प्राचीन कला है जो विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। ये इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि एक प्राचीन कला है जो बकरी होती है, बकरी उसकी खाल पर इसे बनाया जाता है। इस कठपुतली को बकरी के खाल से बनाया जाता है। इसमें जो हिंदू पौराणिक कथाएं होते हैं उसके पात्र को दर्शाते हैं, चाहे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसमें से जो भी पात्र होते हैं उसी को दर्शाया जाता है इस कठपुतली में। जो अधिकांश कठपुतली यानी कि जो चमड़े की कठपुतली के जो कलाकार हैं मूल रूप से महाराष्ट्र से आए थे, लेकिन जो आंध्र प्रदेश का काकीनाडा जिला है वहाँ पर आकर बस गए थे। उन्होंने अन्य धर्मों को भी अपना लिया था और बाद में कठपुतली कला छोड़ दी जो पूरी तरह से हिंदू पौराणिक कहानियों पर आधारित था। इसे धीरे धीरे छोड़ दी। कम आय, इसका रीजन था कि कम आय, इसमें जो इनकम होता था बहुत ही कम होता था। डिजिटल मीडिया के प्रभाव और जो सार्वजनिक हित है उसमें गिरावट के कारण जो कठपुतली कलाकार हैं आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ये धीरे धीरे छोड़ रहे थे। तो जो चमड़े की यानी कि जो लेदर पपेट्री है वो विलुप्ति के कगार पर आ गई है, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। एक और पपेट्री है जिसे बोलते हैं शैडो यानी कि छाया कठपुतली पपेट्री।
इसके बारे में जानेंगे। ये चमड़े से किस प्रकार से भिन्न है। छाया कठपुतली, कठपुतली का एक प्रकार का जो पारंपरिक रूप है वो है। ये पारदर्शी सामग्री से इसे बनाया जाता है। इसमें जो चमड़े हैं, चमड़े से बनी कठपुतलियों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जब इसे किसी पर्दे पर फोकस किया जाता है तो इसकी जो छाया है यहाँ पर पर्दे पर पड़ती है, मतलब कि फोकस लेंस के द्वारा इसको नचाते हैं लोग, लेकिन जो इसका छाया होता है वो पर्दे पर पड़ते हैं। तो उस आधार पर स्क्रीन पर इसकी जो छाया शैडो पड़ती है, तो जो पपेट्री होती है उसका प्ले यानी कि गेम ये लोग स्टार्ट करते हैं। वहीं जो बकरी की खाल वाली पपेट्री है, यानी कि जो चमड़े वाली पपेट्री है, वो अपारदर्शी होती है। उसको डायरेक्ट ही पपेट्री को ये लोग नचाते हैं या तो प्ले करते हैं। ये था पपेट्री के बारे में, याद रखिए लोकेशन और पपेट्री दोनों को। जापान में एक नए द्वीप का निर्माण हो रहा है। अक्टूबर 2023 के अंत में पानी के नीचे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यहाँ पर फिगर में देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। उसके बाद जापान का जो ओगसवारा द्वीप श्रृंखला है, यहाँ पर देखिए ओगसवारा द्वीप श्रृंखला है, वहीं के पास एक नया द्वीप उभर कर बन रहा है। तो जापान को एक और आइलैंड्स मिलने वाला है। तो आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यह द्वीप समुद्री जल के साथ मैग्मा की परस्पर क्रिया के कारण जो फाइटोमैग्नेटिक विस्फोट है उससे बन रहा है। फाइटोमैग्नेटिक विस्फोट से बन रहा है। ये जो फाइटोमैग्नेटिक विस्फोट जिसे बोलते हैं फ्रेटोमैग्नेटिक विस्फोट इरप्शन, यह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। यह आमतौर पर जो ज्वालामुखी है उसकी एक घटना ही है जो आमतौर पर समुद्री जल होता है उसके साथ जो मैग्मा होता है। मैग्मा एक तरल पदार्थ है जो पृथ्वी की गर्म तरल पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। इसके साथ जो समुद्री जल है वो भी इसके साथ साथ निकल रहे हैं। इसके साथ साथ जो समुद्री जल हैं वो भी निकल रहे हैं। तो इसे बोलते हैं फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्शंस, यानी कि फ्रेटोमैग्नेटिक ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये आइए और भी लोकेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जापान का ये है ओगसवारा आइलैंड्स। यहाँ पर देखिए ये है ओगासावारा आइलैंड्स है जापान का, जिसे बोनिन द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। यह ज्वालामुखियों को प्रक्रिया द्वारा निर्मित 30 से अधिक यहाँ पर टापू है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से द्वारा निर्मित 30 से अधिक टापू और द्वीप यहाँ पर स्थित है। यहीं पर देखिए यहाँ पर है ओगोसवारा आइलैंड्स। यहीं पे इरप्शन हो रहा है किसका, जापान का एक नए आइलैंड्स का। तो ध्यान रखिएगा, इस आइलैंड्स का भी नाम याद रखिएगा। एक ज्वालामुखी उपस्थित हो रहा है, ये पूरी तरीके से जापान के अंतर्गत है। तो जापान को ही एक नया आइलैंड्स मिलने वाला है। नेक्स्ट बढ़ेंगे सॉरी, हाल ही में क्या विलुप्त हो गया। हाल ही में जो कृषि एक पूसा धान है वो चर्चा में आ गया था। यहाँ पर देखिए थोड़ा मीठा हुआ दिख रहा था। पूसा धान है जिसका नाम है 2090। ये चर्चा में क्यों आ गया इसके बारे में देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से संबंधित जो पूसा 44 धान की प्रजाति है उसके विकल्प में रूप में एक नया धान विकसित किया है जिसका नाम है पूसा 2090, यानी पूसा 2090। ये धान की नई प्रजाति है। ये किसके बदले आ गया है, पूसा 44 के बदले। ये पूसा 44 जो धान है इसके बारे में जान लेते हैं। यह चावल की एक किस्म है जो हाई उपज देती है। जो पूसा 44 है, 44 है, धान की एक किस्म है जो उपज हाई देती है और उसके बाद जो पैदावार की जो समय है वो भी अधिक लेती है। पैदावार की समय लगभग 155 से 160 दिन तक लगता है। 155 से 160 दिन तक लगता है इसको पैदा होने में। तो ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उनको जो गेहूं बुआई की समय होता है, जो गेहूं बुआई का जो समय होता है वो बहुत ही कम मिलता है। तो पुआल को ये लोग निपटा नहीं पाते हैं, उसका निपटारा नहीं कर पाते हैं, तो पुआल को खेत में जला देते हैं। तो पंजाब और हरियाणा सहित जो दिल्ली का एनसीआर रीजन है और दिल्ली है, वहाँ पर बहुत सारे पोल्यूशन लेवल जम जाते हैं। तो पंजाब यहाँ पर इसके बदले में जो पूसा 44 है, इसके बदले में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा एक नई किस्म डेवलप की गई है पूसा 2090। इसकी खासियत क्या है 2090 की, इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर जो पूसा 2090 है, यह जो पूसा 44 है, पूसा 44 और उसके बाद एक धान है CB 501, एक धान है CB 501, दोनों को मिक्स ब्रीड करके बनाया गया है। एक दोनों को मिश्रित करके एक नया धान बनाया गया है जो उपज तो देगा, उपज तो हाई ही रहेगा, लेकिन जो इसका पैदावार की जो टाइमिंग है ये घट गया। पैदावार की जो अवधि है वो घट गई, यानी कि 120 से 25 दिन के अंदर 120 से 25 दिन के अंदर इस धान को काटा जा सकता है ताकि जो पुआल है उसका आसानी से निपटारा किया जा सके।
तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ गया है। सबसे पहले तो इसका गठन कब हुआ है? 1905 में, ध्यान रखिएगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसका गठन कब हुआ था? 1905 में। इसका जो हेड क्वार्टर्स यानी कि जिसे कहते हैं मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पहले नाम था इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में इसे जाना जाता था। जब इसे जाना जाता था क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। फिर इसका जो हेड क्वार्टर था कहाँ था? बिहार के पूसा में। बिहार का शहर है एक पूसा, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर्स हुआ था। तो वहीं पर रिसर्च हुआ तो पूसा के नाम से धान की नई नई प्रजातियाँ आना शुरू कर दी। लेकिन 1936 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका जो हेड क्वार्टर्स है ये स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। हेड क्वार्टर्स आ गया दिल्ली, इसका नाम बदल कर रख दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक नहर चर्चा में आ गई है जिसका नाम है बेंगुरियंस नहर। ये मध्य पूर्व में वर्तमान इजरायल फिलिस्तीन संकट ने महत्वाकांक्षी बेन गुरियन नहर परियोजना है, इस पर ध्यान लोगों का फोकस कर दिया है। इसका जो कल्पना 1960 के दशक में की गई थी। इसकी कल्पना 1960 के दशक में। पहले इसका फिगर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है अकाबा की खाड़ी, ये है अकाबा की खाड़ी। यहाँ पर ये है बेन गुरियंस कैनाल्स। ये जो इजराइल का रेगिस्तानी इलाका है, इस इलाके में यहाँ पर देखिए ये कैनाल नहर बनी है। फिर ये कैनाल आई है अकाबा की खाड़ी में। अकाबा की खाड़ी के माध्यम से ये लाल सागर को कनेक्ट करती है। अकाबा की खाड़ी के माध्यम से पहले जो अकाबा की खाड़ी था ये मिस्र के पास था, लेकिन जब अरब इजराइल वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय सिनाई पेनिनसुला को पूरा कैप्चर कर लिया गया था इजराइल के द्वारा। तो जब समझौता हुआ तो अकाबा की खाड़ी को इजराइल अपने पास रख लिया है। अकाबा की खाड़ी को इजराइल अपने पास रख लिया और जो सिनाई प्रायद्वीप है यानी कि सिनाई पेनिनसुला है इसे वापस कर दिया किसको? मिस्र को। तो ये जो सुएज नहर है जो गल्फ ऑफ सुएज से होकर रेड सागर को यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और उसके बाद वह मिस्र को, एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूरोप को एशिया से अलग करती है, उसके साथ साथ भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ती है सुएज नहर। ये लगभग 193 किलोमीटर लंबी नहर है। जो व्यापार मार्ग है उसे छोटा करती है, यूरोप तक जो पहुँच है उसे आसान बनाती है। तो ये जो सुएज नहर है ये इस पर पूरी तरीके से जो एकाधिकार है किसके पास है? मिस्र के पास है। तो मिस्र जब चाहेगा तब इसको कंट्रोल कर सकता है। तो इजराइल इसके विकल्प में रूप में एक बेन गुरियंस कैनाल्स बना रहा है जो इजराइल के रेगिस्तानी इलाके से होते हुए, अकाबा की खाड़ी से होते हुए रेड सी को और उसके बाद भूमध्य सागर को आपस में कनेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये नाम किसके नाम पर रखा गया है? इजराइल के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेन गुरियंस, वो इजराइल की स्थापना में 1948 में इजराइल की स्थापना में उन्होंने एक विशेष योगदान दिया था और इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने थे बेन गुरियंस। उसी के नाम पर इस कैनाल्स नहर का नाम रखा गया है, बेन गुरियंस कैनाल्स नाम रखा गया है। ये था इसके बारे में, बेन गुरियंस के बारे में। सुएज नहर के बारे में जानते हैं। सुएज नहर वही एक कृत्रिम नहर है, मतलब आर्टिफिशियल नहर है, जिसे कंप्लीट किया गया था 1859 में यानी 1859 में इसे कंप्लीट कर लिया गया था। इसका इस्तेमाल वहीं होता है। जो लंबी नहर है यूरोप और एशिया के बीच एक मुख्य व्यापार मार्ग का काम करता है। तो ये था, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।